बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। कोटा से बड़ी खबर आपको बता दें, नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को उम्र कैद की सजा मिली है। रेप में सहयोगी को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई है सजा। बलात्कारी पर 35,000 का जुर्माना लगा है और सहयोगी पर भी 30,000 का जुर्माना लगाया गया है। आपको बता दें कि साल 2020 का ये पूरा मामला महावीर नगर पुलिस थाने में ये मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद आज सुनवाई हुई है। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कोटा से यह बड़ी खबर, रेप में सहयोगी को भी उम्र कैद की सजा मिली है। पॉक्सो कोर्ट ने सजा सुनाई है। बलात्कारी पर 35,000 का जुर्माना लगा है और सहयोगी पर भी 30,000 का जुर्माना लगाया है। साल 2020 का यह पूरा मामला है। महावीर नगर पुलिस थाने में यह मुकदमा दर्ज हुआ था और अब इस पर सुनवाई हुई है। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। रेप में जो सहयोगी था उसे भी उम्र कैद की सजा पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई है और बलात्कारी पर 35,000 का जुर्माना और सहयोगी पर भी 30,000 का जुर्माना लगाया गया है। साल 2020 का ये पूरा मामला है। महावीर नगर पुलिस थाना में मामला दर्ज हुआ था। तो बड़ी खबर कोटा से, नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। और अजमेर के रामगंज थाना इलाके में एक 9 साल की मासूम के साथ बलात्कार की खबर सामने आई है। आरोपी कोई और नहीं बल्कि उसका रिश्तेदार ही बताया जा रहा है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता के पिता ने मामला दर्ज कराते हुए कहा है कि आरोपी ने उसकी बेटी के साथ कई बार बलात्कार किया और किसी को नहीं बताने की धमकी दी है। बताने पर मां और बाप की हत्या कर नाले में फेंकने की धमकी दी थी, जिसके बाद पीड़िता डरी सहमी रहने लगी। फिलहाल पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना में एक 9 वर्ष की पीड़िता है, उसके पिता ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके एक रिलेटिव ने उनकी बच्ची के साथ अलग अलग समय में कोई शारीरिक शोषण किया है। इस संबंध में कुछ आरोप लगाए हैं। वो जो आरोपी हैं वो इस समय LIC में मैनेजर की पोस्ट पे बताए हैं और घटना स्थल 2 अलग अलग बताए हैं। एक तो कई बार जब वो रिलेटिव होते उसके घर गए जब वहां हुआ था, और एक बार बच्ची के खुद के घर पे बता रहे हैं। इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, जिसकी और चूरू जिले के सादुलपुर शहर में 15 साल की नाबालिग के साथ मारपीट और अत्याचार का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मां ने 4 साल की मासूम को मजबूरी में किसी भरोसे वाले के पास छोड़कर चली गई थी, लेकिन मां के जाने के बाद नाबालिग को पालने वाले मासूम पर अत्याचार किया। नाबालिग के शरीर पर जख्मों के निशान दर्द की दास्तां बयां कर रहे हैं। उधर नाबालिग की मां मासूम को घर ले जाने की कोशिश की तो पालने वालों ने बच्चों की मां को भी डरा धमकाकर वहां से भगा दिया। पीड़ित मूल रूप से महाराष्ट्र की निवासी है, लेकिन अपने माता पिता का नाम तक नहीं जानती है। नाबालिग के शरीर को गर्म चिमटों और जलती लकड़ियों से जलाने की कोशिश की गई है और उधर सूचना पर पहुंची पुलिस नाबालिग से थाने में पूछताछ कर रही है। नाबालिग ने कहा कि बचपन से ही उसके साथ मारपीट की जा रही है। घरेलू काम करने के एवज में 2 वक्त की रोटी मिलती थी। अगर कोई गलती हो गई तो अत्याचार शुरू हो जाता है। 15 साल की बच्ची है जो पूरे घर का काम करती है और उस घर की जो बेटी है उसने भी 3 शादियां कर रखी हैं, जिसमें से अपनी पहली शादी के बच्चों को उसने उसी घर में छोड़ रखा है, जिनकी परवरिश भी ये छोटी सी बच्ची ये कर रही है। उनको स्कूल भेजना वगैरह सारे काम ये बच्ची इससे करवाती है और कभी उन बच्चों के गुस्से में या वो आपस में कोई छोटी मोटी बात होती है तो वो बच्चों को डांटती है, तो वो माँ और उसका जो दूसरा पति है वो वापस आके इस बच्चे को मारते हैं। ये बच्चे को कोर्ट में पेश किया जाएगा और वहाँ बच्ची जो बयान देगी उसके आधार पर कार्रवाई होगी। इस बात की तस्दीक करने के लिए बच्ची को हमारे महिला टीम के द्वारा लाए गए हैं। बच्ची के बयान लिए जा रहे हैं। उसके बाद अभी जानकारी सामने आई है कि इनकी जाइंदा संतान नहीं है और काफ़ी लंबे समय से इनके साथ रह रही है। बच्ची चूँकि नाबालिग है इसलिए हम इसको CWC के यहाँ पेश करेंगे। ठीक तो के रखे, मैंने तो बचपन से ही काम करना सीख रखे हुआ। घर को काम कराता सारो। हाँ। मारपीट कद शुरू करी जैसा मारपीट कदे खाना अच्छा नहीं बनता, जद कदे कुछ काम खातर बुलाऊं तो जाती को नहीं जद मारता। तो तेरा गलत काम भी कोई करा है पर उनको छोटनिया बेटो करा है। क्या नाम है? रवि। रवि जबरदस्ती करे?
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता कोटा से शाकिर अली जुड़ चुके हैं और गजेंद्र हमारे साथ चूरू से जुड़े हैं। सबसे पहले शाकिर का रुख करते हुए चलते हैं। शाकिर, नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को उम्र कैद की सजा मिली है। कोटा में आए दिन ऐसे मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। इसको लेकर क्या कुछ अब तक पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है? इस पूरे मामले को लेकर ताजा अपडेट आपके पास क्या है? जी देखिए, कोर्ट ने बिल्कुल सख्त फैसला सुनाया है। कहीं भी जो है रियायत नहीं बरती गई है ताकि मैसेज जा सके कि ऐसे दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने जब चालान पेश किया था, उसके बाद जो है आज फैसला कोर्ट ने सुनाया है। और पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए जो है जो आरोपी है, मुख्य आरोपी रवि और उसका साथी जो है रुपेश, दोनोों को जो है कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ में 35 और 30 हजार रुपए का जुर्माना भी उन पर लगाया है। दरअसल ये विज्ञाननगर थाने में मामला दर्ज हुआ था। जो आरोपी है वो वो झुंझुनू का रहने वाला है और जो सहयोगी है वो भी झुंझुनू का रहने वाला है। पुलिस ने जब ये मामला दर्ज किया तो दोनों की गिरफ्तारी की गई। उसके बाद में पूरे गवाह और सब बयानात करवाए गए और आज कोर्ट ने जब फैसला सुनाया तो कोर्ट ने जो है उसमें विशेष टिप्पणी भी की है कि अगर ऐसे लोगों को बख्शा जाएगा तो इनके हौसले बुलंद होंगे और बालिकाओं के साथ जिस तरह की घटनाएं हो रही है उनमें इन लोगों को इनके हौसले जो है वो और ज्यादा बढ़ेंगे। तो सख्त फैसला कोर्ट ने सुनाया है और दोनों आरोपियों को जो है आजीवन कारावास के साथ साथ उन पर जुर्माना भी लगाया है। एक बात और इस पूरे मामले में है कि जो आरोपी है वो जो पीड़िता है उससे 20 साल उम्र में ज्यादा है। उसने जो है सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती की थी और उसके बाद वो पीड़िता को जयपुर लेकर के गया और वहां पर उसने उसका शादी का झांसा उसको दिया और उसके साथ में अपने सहयोगी की मदद से जो है दुष्कर्म किया। ये पूरा मामला जब पुलिस के संज्ञान में आया और जब पीड़ित पक्ष की ओर से रिपोर्ट दर्ज करवाई गई तो उसके बाद पुलिस ने भी जो है इस पूरे मामले को तेजी से इसमें जांच पड़ताल की। पूरे गवाह जो है वो करवाए गए कोर्ट में और आज कोर्ट ने जो है फैसला सुनाते हुए एक बड़ा मैसेज दिया है कि ऐसे जो लोग हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको कठोर सजा दी जाएगी। कल भी कोटा कोर्ट ने विज्ञाननगर के एक मामले में जो है झालावाड़ निवासी जो आरोपी था विष्णु, उसको भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इससे पहले भी जो है कोटा की कोर्ट में इस तरह के मामलों में ता उम्र यानी अंतिम सांस तक कोर्ट जेल में रहने तक की सजा सुनाई जा चुकी है। तो न्यायालय की ओर से जिस तरह के फैसले दिए जा रहे हैं वो फैसले जो है वाकई जो उन फैसलों की तारीफ करनी होगी, क्योंकि जिस तरह से ये मामले सामने आते हैं उसके बाद जो है पीड़ित पक्ष को अगर न्याय की बात आती है सामने तो यहाँ से जब उनको न्याय मिलता है तो एक संतुष्टि भी होती है और एक समाज में एक मैसेज भी जाता है। ऐसी धारणाएं रखने वाले लोग, ऐसे मंसूबे पालने वाले लोगों को एक सबक भी मिलता है। तो कोटा की जो पॉक्सो कोर्ट है उसने आज इस मामले में जो फैसला सुनाया है, इस फैसले में दोनों आरोपी सहयोग करने वाले को भी उन्होंने पूरा आरोपी माना है, क्योंकि गंभीर पूरे मामले को माना है, और जो मुख्य आरोपी के साथ सहयोग करने वाले जो है उसको भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और उस पर भी जुर्माना लगाया है। जी बिल्कुल शाकिर, इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो साल 2020 का ये पूरा मामला है जिस पर फैसला अब आया है। परिजनों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, चूंकि ये जो मामला है इसको लेकर महावीर नगर पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया गया था और इंतजार इस बात का हो रहा था कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर न्याय मिले पीड़िता को। जी बिल्कुल, जब इस तरह की घटनाएं होती है तो ये एक दुखों का पहाड़ सा टूट पड़ता है और जो पीड़ित पक्ष होता है उसके लिए बड़ी विचित्र स्थिति होती है, बहुत मुश्किल घड़ी ये होती है। लेकिन जब न्याय की बात आती है और जब न्याय मिलता है तब थोड़ी तसल्ली जरूर होती है, लेकिन ऐसी घटनाओं को पीड़ित पक्ष कभी नहीं भुला सकता। हालांकि कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो नजीर बनेगा, क्योंकि जिस तरह से कठोर कारावास की जो सजा सुनाई गई है आजीवन की, इसके साथ जो जुर्माना लगाया गया है, और बड़ी बात यह है कि सहयोग करने वाले को भी बराबर का मूल्य माना गया है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा संदेश आज जो है कोर्ट की तरफ से दिया गया है। कल भी जो फैसला सुनाया गया था दुष्कर्म के आरोपी के खिलाफ, उसको भी आजीवन कारावास की सजा दी गई थी और उस पर भी जुर्माना जो है लगाया गया था। तो कोर्ट अपनी तरफ से कहीं ना कहीं जब जिस तरह से हम कहते हैं कि न्यायालय में न्याय जो है वो पूरी तरह से जिंदा है, तो पीड़ित पक्ष के लिए तसल्ली की बात है, राहत की बात है कि जो दोषी है जिन्होंने जो है इस तरह का घटनाक्रम किया था, जो वारदात की थी, उसकी सजा उनको मिल गई है और कठोर सजा दी गई है न्यायालय की ओर से। तो यहाँ विश्वास न्यायपालिका में बढ़ता है और एक मैसेज भी जाता है ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे लोगों इस तरह के जो मंसूबे पाल रहे हैं ऐसे लोगों के खिलाफ की अगर इस तरह की कोई हरकत करेगा, इस तरह की कोई वारदात करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, कठोर सजा दी जाएगी।
बिल्कुल ठीक है शाकिर, बने रहेगा हमारे साथ संवाददाता चूरू से भी गजेंद्र सिंह बने हुए हैं। गजेंद्र का एक बार रुख कर लेते हैं। गजेंद्र, देखिए पूरे राजस्थान के अलग अलग जिले की बात की जाए तो हर जिले से ऐसी खबर निकलकर सामने आती है। चूरू की अगर बात की जाए तो 15 साल के नाबालिग के साथ यहाँ पर मारपीट और अत्याचार का एक मामला सामने आया है। इन मामलों पर रोकथाम के लिए क्या कुछ अब प्रशासन की तरफ से नियम लाए जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, और साथ ही साथ इस पूरे मामले में ताजा अपडेट आपके पास क्या है, ये भी विस्तार से बताइएगा। बिल्कुल शिवानी, मैं आपको बता दूं कि पिछली गहलोत सरकार के अंदर भी कई सारे ऐसे मामले आए थे जिसके चलते गहलोत सरकार की काफी किरकिरी हुई थी। महिलाओं के अपराध है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बदलना सरकार बनने के बाद भी गाय बगाए इस प्रकार के मामले आते हैं, जिससे कहीं ना कहीं राजस्थान को शर्मसार होना पड़ता है। जब 15 साल की बेटियों के साथ, 10 साल की बेटियों के साथ, 3 साल की बेटियों के साथ उनके अपने जब इस प्रकार के करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एक सोचना होगा कि आखिर समाज किस दिशा में जा रहा है, क्योंकि वहां एक नजीर पेश करने की आवश्यकता है। जैसा कि साकी कह रहे थे कोटा से कि वहां पर कानून ने अपना काम किया है, न्यायपालिका ने अपना काम किया है और सख्त सख्त है वो सजा दी है। इसी प्रकार की नजीर है वो हर केसों के अंदर आवश्यकता है, ताकि जल्द ही पीड़ितों को न्याय मिले, ताकि एक न्यायपालिका के अंदर विश्वास जगे और जिनके साथ अपराध हो उनको उम्मीद बनी रही कि हमारे साथ कोर्ट है, हमारे साथ शासन प्रशासन है तो हमें न्याय मिलेगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं यूपी मॉडल को लागू करना चाहिए, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर जो अपराध करते इस प्रकार के उनके घर को ढहा दिया जाता है, वैसा ही मॉडल बदलना सरकार को भी राजस्थान में लागू कर देना चाहिए। वहीं चूरू जिले की बात करें तो चूरू जिले के अंदर भी गाय बगाए इस प्रकार के लगातार हर दिन इस प्रकार के मामले आते हैं जहां महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं। ताजा मामला चूरू के सादतपुर से, जहां पर एक 14 वर्ष की नाबालिग के साथ लगातार मारपीट हो रही थी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये नाबालिग है वो महाराष्ट्र की थी, जिससे अपने माता पिता का नाम तक पता नहीं है। उसकी माँ है जो मजबूरी के अंदर जब 4 साल की जो पीड़िता थी उसको छोड़ के किसी अपनों के पास गई थी, उसके बाद से इसके साथ लगातार अत्याचार होते रहे। तो ऐसे में हालांकि जब आस पड़ोस के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी तब ये मामले का खुलासा हुआ और पुलिस अब उसको अपने पास में लेके गई है, उससे पूछताछ की है और इसके बाद जो पीड़िता है उसको बाल प्रेक्षण गृह में भिजवा दिया गया है और पुलिस है वो आगे की कार्रवाई कर रही है। वहीं इस प्रकार के मामले से कहीं ना कहीं राजस्थान शर्मसार हो रहा है और निश्चित रूप से एक कड़ा संदेश देने की आवश्यकता है, नजीर पेश करने की आवश्यकता है। यदि महिलाओं पर अत्याचार होता है तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। जी सिमन। बिल्कुल गजेंद्र, इस पूरे मामले को लेकर ये जानकारी मिली है कि अब इसका जब खुलासा हुआ है तो नाबालिग के परिजन भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ परिजनों की तरफ से कहा जा रहा है और प्रशासन की तरफ से परिवार को क्या आश्वासन दिया गया है? इस पूरे मामले पर कब तक न्याय मिलेगा? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो नाबालिग का है उसकी माता ने जब ये 4 साल की थी तब सादुलपुर में छोड़ के चली गई थी अपनों के पास में। इस नाबालिका को नहीं पता है कि उसके माता पिता कौन है। जो नाबालिग की माता थी वो यहाँ पर झाड़पोछा का काम करती थी सादुलपुर के अंदर, उसके बाद मजबूरी में वो वापस कहीं बाहर चली गई। एक बार बताया जा रहा है कि नाबालिका की माँ आई थी लेकिन उसे उन घर वालों ने डरा धमका कर वापस लगा दिया। नाबालिग का आरोप यह है कि मुझसे छोटी सी भी गलती होती थी तो मेरे साथ बुरी तरीके से मारपीट की जाती थी और भी हरकतें की जाती थी। तो ऐसे में अब पुलिस प्रशासन के पास जब ये मामला गया तो पुलिस प्रशासन मौके पे पहुंचा, नाबालिग को अपने कब्जे में लिया और उससे आराम से जान के विश्वास में लेकर बातचीत की। तो उस नाबालिका ने सारा का सारा जो अपनी आबिती है वो बयां की और अब नाबालिका को बाल प्रेक्षण गृह में भिजवा दिया गया है। मामले की जो थाना अधिकारी है पुष्पेंद्र झांझड़िया वो जांच कर रही है। उनका कहना है कि पीड़िता को न्याय मिलेगा, पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा जिले भर के अंदर लगातार है वो इस प्रकार के मामले है वो आ रहे हैं जहाँ पर महिलाओं के साथ ज्यादती की जाती है। हालांकि जिले की बात करें तो जिले के नए पुलिस कप्तान लगे हैं जय यादव, उनसे काफी उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा भी है कि पुलिस है वो अपना काम करेगी और हर जो कानून है वो अपना काम करेगा। तो ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आखिर नाबालिका को कब तक न्याय मिलता है और आगे इस प्रकार की घटनाएं ना हो। ऐसे में कहीं ना कहीं कड़े से कड़े इस प्रकार के जो असामाजिक तत्व हैं जो समाज घटक है उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि इस प्रकार के अपराधों में लगाम लगाई जा सके। जी बिल्कुल ठीक है गजेंद्र और शाकिर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो इस बीच एक और बड़ी खबर झुंझुनू से आपको बता दें, जहां चिड़ावा पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी राजेश उर्फ कालू को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की टीम ने रायपुर अहिरान से उसे गिरफ्तार किया है। आरोपी सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 1 साल से फरार था। गिरफ्तार आरोपी से पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। तो झुंझुनू से बड़ी खबर, गैंगरेप के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।
चिड़ावा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। दौसा से खबर है, जहां घर में घुसकर महिला से छेड़खानी का एक मामला सामने आया है। बसवा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी जानकारी दौसा से इस वक्त मिल रही है, जहां पर घर में घुसकर महिला के साथ छेड़खानी की गई है। बसवा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रुक रहे हैं यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। झुंझुनू के पिलानी कस्बे में आरोपी सूरज उर्फ गुंडी को रंगदारी और फायरिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। साथ ही आसपास के इलाके में बदमाश गुंडी के दहशत को खत्म करने के लिए पुलिस ने गुंडी को पूरे बाजार में परेड कराया। इस दौरान 15,000 का इनामी बदमाश गुंडी व्यापारियों से माफी मांगता रहा। व्यापारियों ने पुलिस के इस पहल की सराहना की। ये आरोपी का नाम सूरज उर्फ गुंडी है। ये पिलानी का रहने वाला है। इसके विरुद्ध पिलानी में ये 2 केसेस में वांछित था। इसके अलावा इसके और भी केसेस जो है पहले के भी करीब 10 प्रकरण हैं इसके, आर्म्स एक्ट में, फिरौती मांगने में, लड़ाई झगड़े में। जो घटना हुई थी यहाँ पिलानी में, जो 2 केसेस थे जिसमें वांछित था, इन केसेस की गंभीरता को देखते हुए स्पेशल टीम का गठन किया गया था और पिछले कुछ दिनों से हमारी स्पेशल टीम इसके पीछे पड़ी थी। हमारे जो मुखबिरों से जो हमें सूचना मिली थी इसके लोकेशन की, उस हिसाब से हमारी स्पेशल टीम इसके पीछे भाग दौड़ कर रही थी और फाइनली फिर हरियाणा से इसे कल हमने गिरफ्तार किया। और झुंझुनू के गूढ़ा रोड स्थित स्पार अस्पताल पर एसीबी ने सर्च किया है। स्पार अस्पताल के मालिक एसएमएस के डॉक्टर रंजन लांबा, उनकी पत्नी डॉक्टर सुनीता लांबा हैं और इस अस्पताल में उनके चचेरे भाई और पातूसरी पीएचसी में चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक लांबा भी उनका भी कनेक्शन पूरे मामले में बताया जा रहा है। हालांकि एसीबी ने अभी तक इस मामले का खुलासा नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में एसीबी ने कार्रवाई की है। ये कार्रवाई डॉक्टर लांबा के मकान और एक आलिशान फार्म हाउस पर की गई है। माना जा रहा है कि पूरी कार्रवाई होने के बाद एसीबी इस मामले का खुलासा करेगी। फिलहाल अस्पताल में आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लग गई है। अस्पताल के स्टाफ सदस्य गेट पर खड़े हैं, जो किसी को आने जाने नहीं दे रहे। तो एसएमएस अस्पताल की डॉक्टर की निजी अस्पताल पर एसीबी की तरफ से कार्रवाई की गई है। अस्पताल, मकान और फार्म हाउस पर ही कार्रवाई हुई है। डॉक्टर रंजन लांबा हैं एसएमएस अस्पताल जयपुर में चिकित्सक। डॉक्टर लांबा की पत्नी झुंझुनू में निजी अस्पताल चलाती हैं। डॉक्टर रंजन लांबा भी अपनी सेवाएं इस अस्पताल में देते हैं। और चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर राज्य के विभिन्न इलाकों में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी प्रदर्शन कर रहे हैं। जिलाध्यक्ष सुनीता गठाला के नेतृत्व में सीकर शहर के स्टेशन रोड स्थित एसबीआई बैंक के बाहर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं जैसलमेर में जिला कांग्रेस कमेटी से जुड़े कार्यकर्ताओं ने एसबीआई बैंक पर बीजेपी के साथ मिलीभगत के विरोध में बीपी टैंक के सामने स्थित एसबीआई के बाहर प्रदर्शन किया। विरोध के सुर राजधानी जयपुर के रामलीला मैदान में भी गूंजे, जहां जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा लाई गई इलेक्टोरल बॉन्ड कानून को असंवैधानिक मानकर रोक लगा दी थी।
वहीं राजनीतिक दलों को प्राप्त किए हुए चंदे का ब्यौरा देने को कहा था। इसी के साथ भारतीय स्टेट बैंक को भी चुनावी पार्टियों को मिले चंदे को लेकर रिपोर्ट पेश करने को कहा था। आपको बता दें कि रिपोर्ट 6 तारीख तक मांगी गई थी, जो कि अब तक पेश नहीं की गई है। तो वहीं एसबीआई ने कोर्ट से 30 जून तक का समय मांगा है। इसी को लेकर आज पूरे राज्य में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी से जुड़े कार्यकर्ता और पदाधिकारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशन पर जो सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी बॉन्ड योजना जो उसको असंवैधानिक घोषित किया और 7 मार्च 2024 तक जो चुनावी जो उनका चंदा है उसको सार्वजनिक करने की बात के निर्देश दिए। और इसी के तहत जो बीजेपी सरकार और एसबीआई बैंक ने जो कोर्ट से 30 जून 2024 तक का समय मांगा, जबकि सारा आज कंप्यूटर के तहत सब ऑनलाइन सिस्टम है और ये पूर्व में भी उन्होंने इन पैसों का दुरुपयोग किया था और आगामी जो अभी लोकसभा चुनाव है उसमें भी इसका दुरुपयोग करेगी। इसलिए जनता के हित में मांग है कि चंदा अगर वो सही है तो सार्वजनिक करे। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड मामले में कांग्रेस आज देश भर में प्रदर्शन कर रही है। राजधानी जयपुर में फिलहाल हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह कांग्रेस का ये जो प्रदर्शन है उसको लेकर महिलाओं का क्या कहना है। क्या कहना है आपका? आज इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के मामले में प्रदर्शन चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक जो बॉन्ड है वो एक बेनाम बॉन्ड है, तो इस मोदी जी इस बारे में जवाब क्यों नहीं दे रहा है? एसबीआई इसके बारे में जवाब क्यों नहीं दे रही है? मोदी जी को जवाब देना चाहिए। पहले भी एलआईसी को लेकर एक घोटाला हुआ था, तब भी मोदी जी ने कोई जवाब नहीं दिया था। तो मोदी जी को इस बार जवाब देना ही पड़ेगा। हम धरना प्रदर्शन ऐसे ही करते रहेंगे और मोदी जी को जवाब देना ही पड़ेगा। क्या पूरा मामला क्या है? ये एक बेनाम फंड है ये, तो इसके बारे में तो आपको मोदी जी बताएंगे। और क्या बीजेपी सरकार को घोटाला करना ही आता है? तो घोटाले के लिए आई है क्या? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से बीजेपी पर कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता आरोप लगा रही है। क्या कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड मामले को लेकर? सर, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड मामले में एसबीआई को हिसाब देना होगा। क्यों वो जून तक का टाइम मांग रहे हैं? जब आपको पहले ही बता दिया गया था कि आपको हिसाब देना है, तो आपने हिसाब क्यों नहीं दिया? अब आप चाहते हैं कि चुनाव निकल जाए उसके बाद ये देना चाहते हैं ताकि मोदी जी के कोई भी शांतिपूर्ण तरीके से आगे निकलेंगे। मोदी जी के ऊपर कोई भी इनको चाहते हैं कि कोई भी एलिगेशन नहीं आए, इसलिए ये इसको टाल रहे हैं और हम चाहते हैं कि इसका हिसाब मोदी जी को देना ही पड़ेगा। षड्यंत्र, आपका कहना है कि कांग्रेस को षड्यंत्र के रूप में ये सारी? सर, जब ये कांग्रेस पार्टी के पूरे अकाउंट बंद कर सकते हैं तो हम भी इनके अकाउंट्स का हिसाब ले सकते हैं, क्योंकि इन्होंने लोकतंत्र का हत्या करने का पूरा मानस बना लिया है। देखिए, और भी कुछ महिला कार्यकर्ता, उनसे भी बात करेंगे। क्या ये पूरा मामला और किस तरह प्रदर्शन अब चल रहा है? कहाँ तक है? ये प्रदर्शन हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि मोदी को जवाब देना होगा। हर एक कार्यकर्ता इस टाइम सड़कों पे उतरा हुआ है। हर एक कार्यकर्ता क्या, हर जनता, पूरी जनता हिसाब मांग रही है मोदी जी से। इनको हिसाब देना ही होगा। देखिए, कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीजेपी षड्यंत्र के रूप में कांग्रेस के साथ ये चीजें कर रही है और इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का जो है पूरा हिसाब भाजपा को देना होगा, ऐसा कांग्रेस महिला कार्यकर्ताओं का कहना है। मुबारक खान, एनडीटीवी, जयपुर।